15-20 मिनट तक वो वहाँ पे खोदते हैं और वहाँ से निकलती है एक गुड़िया, एक आटे की गुड़िया। उसके ऊपर 2 पन्नियाँ थी, पन्नियों के अंदर उस गुड़िया पे 21 पिन्स थे। हेलो गाइस, मैं मिस्टर रॉय आया हूँ एक रियल हॉरर इंसिडेंट लेके। आगे बढ़ने से पहले अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या इंसिडेंट हुई है तो आप मुझे मेल या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप ऑडियो भेज सकते हो। मैं नरेट करूँगा उसे अपनी वॉइस में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और बेल नोटिफिकेशन बटन ज़रूर प्रेस कर लेना। आज का जो रियल इंसिडेंट है इसमें बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा जो हमें हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते आए हैं कि नज़र, दुआ, बद्दुआ इन सब की कितनी बुरी इम्पैक्ट पड़ती है। आज आपको ये रियल इंसिडेंट में पता चलेगा। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें बताया है उदयपुर के रहने वाले कैलाश ने, जो राजस्थान में है। ये रियल इंसिडेंट उनके दादाजी के साथ हुआ था 1999 में, जो कि कैटरिंग का बिजनेस करते थे और अपने एक स्किल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। वो भी ऐसी स्किल्स जिसे देख दूसरे लोग अक्सर जला करते थे और लगभग लोगों की नज़र कैलाश के दादाजी के बिजनेस पे रहती थी। कैलाश के दादाजी बहुत अच्छा मालपुआ बनाया करते थे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था राजस्थान के अंदर। वो कहते हैं ना कि नज़र, बद्दुआ किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, किसी की चलती बिजनेस को रोक सकती है। वैसे भी ये कलयुग है, इंसान सामने से हमला नहीं करेगा, वो अक्सर ब्लैक मैजिक का सहारा लेता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ कैलाश के दादाजी के साथ 1999 में, जिसके वजह से उन्होंने लगभग अपनी जान गंवा दी थी। एक दिन कैलाश के दादाजी को दूसरी गांव से इनवाइट आती है कि उन्हें मालपुआ बनाना है। कहते हैं कि वो इतना अच्छा मालपुआ बनाते थे कि लोग रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाते थे। उनके हाथों में एक अलग ही खूबी था जो इंसान को मालपुआ खाने के बाद उंगली चाटने पे मजबूर कर देती थी। ऐसे ही वो दूसरे गांव जाते हैं फंक्शन में मालपुआ बनाने के लिए। जैसे ही फंक्शन ख़त्म होता है तो दादाजी आते हैं अपनी फ़ाइनल पेमेंट लेने के लिए, लेकिन उनके साथ वहाँ पे एक छोटा सा झटका हो जाता है कि उनकी जो फाइनल पेमेंट थी उसमें से 300 रुपये कम मिलते हैं उन्हें। मैं बता दूं आपको कि कैलाश के जो दादाजी थे वो पेमेंट के मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट थे। तो वो कहते हैं भाई साहब पेमेंट रिलीज़ करवा दो, हमें भी अपना परिवार और घर चलाना होता है। तो जो दूसरा इंसान रहता है वो थोड़ा एरोगेंट रहता है और बोलता है मेरे 300 रुपये से ही आपका घर चलता है क्या? फ़िलहाल अभी छुट्टे नहीं हैं, बाद में चलते फिरते दे दूँगा। तो कैलाश के दादाजी भी मान लेते हैं कि चलो भाई, कभी चलते फिरते इनसे पैसे ले लूँगा। ना तो ये कहीं जा रहा है ना ही मैं कहीं जा रहा हूँ। अब जो आपने गांव में देखा होगा कि लोग बैठ के हुक्का पीते हैं, तो वहीं पे कैलाश के दादाजी को वो इंसान मिल जाता है जिन्होंने 300 रुपये बाकी रखे थे। और वहीं पे कैलाश के दादाजी ने सबके सामने उसे 300 रुपये के लिए टोक दिया कि आपने मेरे 300 रुपये अभी तक नहीं दिए हैं। तो उतनी भीड़ में शर्म आ गई उस इंसान पे, एकदम लज्जा सी आ गई उसे कि ये कहाँ टोक दिया मुझे। तो वो फिर भी बोलता है कि अरे भाई, तेरे 300 रुपये मेरे से ज़्यादा बड़े हैं क्या, या फिर मेरे इज्जत से ज़्यादा बड़े हो गए? दे दूंगा तेरे घर आके। फिर ये बोलने से करीब 1 से 2 महीना हो गया। तो कैलाश के दादाजी जब भी वो घर के लिए निकलते थे, जब भी घर से बाहर निकलते थे तो उनकी माइंड में एक क्लिक सा करता था कि मुझे उनसे 300 रुपये लेने हैं। तो एक दिन कैलाश के दादाजी ऐसे ही घूमते घूमते उसके घर पहुंच जाते हैं। तो वो लोग इनको बिठाते हैं और कुछ खाने वगैरह के लिए देते हैं। तो वो मिठाई लेके आते हैं और खिलाते टाइम उनको बोलते हैं कि ये मिठाई बाहर की है, एक बारी खा के बताइए कैसा है इसका टेस्ट। तो उन्होंने मिठाई खाई और बोले
बहुत सही है। एक चीज़ वहाँ पे बहुत अजीब सी हुई कि वो जैसे ही खाए तुरंत ही बाद वो एकदम से भूल गए कि वो मालपुए का पेमेंट लेने के लिए आए थे। एकदम से दोनों में दोस्ती सी हो गई। जो इंसान कल तक अपनी पेमेंट के लिए पूरा स्ट्रिक्ट था वो वहाँ पे एकदम से पिघल गया। और कैलाश के दादाजी ने खुद बोला कि दे दीजिएगा फिर कभी, पैसा ही तो है। और इतना बोल के वापस अपने घर आ गए। मुश्किल से 2 से 3 दिन बीते होंगे कि दादाजी की तबीयत अचानक से बहुत तेज़ ख़राब हो गई, करीब 103 डिग्री 104 डिग्री। तो अब 1919 के टाइम उतनी ज़्यादा डॉक्टर और हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, तो उन्हें किसी वैद्य को दिखाया जाता है। तो वो वैद्य जी आते हैं और देखते हैं कि दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनके मुंह से एक ही आवाज़ निकल रही थी, जैसे उन्हें कोई पिन चुभ हो रहा हो। आपने अक्सर सुना ही होगा छोटे बच्चे के मुंह से, या फिर जिस इंसान की हालत या तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो वैद्य जी अपनी दवाई देते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन तक उन पे कोई दवाई का असर नहीं होता है। तो उन्हें उदयपुर के ही लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। वहाँ जाने पे उनके साथ जो एक्टिविटी हुई उसे सुनने के बाद मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। वहाँ पर जब वो एडमिट थे तो कैलाश के दादाजी के पैर एकदम से गलना स्टार्ट हो गया था। उन्हें वहाँ एडमिट हुए 3 से 4 दिन हुए ही थे। उनका वेट गिरना स्टार्ट हो गया था, फेस पे एकदम झुर्रियाँ सी आनी स्टार्ट हो गई थी। मतलब उनकी जवानी एकदम से धीरे धीरे लगी किसी ने छीनना स्टार्ट कर दी हो। इसके बाद जो हुआ उनके साथ, लिटरली मैं भी सीरियसली सोच में आ गया था कि ये चीज़ें किसी भी इंसान पे इतना ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट डाल सकती है। जब हॉस्पिटल में दादी जी उनके साथ थी तो अचानक से दादाजी के पैर में गल के छेद हो गई और खून का फुवारा दूर जाके ज़मीन पे गिरा और कंटिन्यूअस खून निकलना स्टार्ट हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर सब पट्टी वगैरह कर ही रहे थे कि पैर कैसे गल गया, इतना जल्दी ऐसे कैसे हो गया। तो जो कैलाश के दादाजी थे वो डॉक्टर को बोलते हैं, वो देखो वो मुझे लेने आई है, वो 4 औरतें मुझे लेके जाएगी, वो मुझे लेके जाने वाली है। तो डॉक्टर पीछे मुड़ के देखते हैं और बाकी लोग भी सब कुछ देखते हैं, तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है वहाँ पे। लेकिन दादाजी बोले वहाँ मुझे 4 परछाई दिख रही थी। जैसे डॉक्टर एक बारी पीछे मुड़ते हैं तो दादाजी एकदम से उनके हाथ पे बहुत ज़ोर से दांत काट लेते हैं, बहुत बुरी तरीके से। तो डॉक्टर गुस्से में आके बोलते हैं ये पागल है, इनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इन्हें पागल खाने एडमिट करवाओ, ऐसे पेशेंट को यहाँ पे इलाज नहीं कराया जाता है। और ये बोल के उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं। तो सभी लोग उनको घर लेके आते हैं। 2 दिन बीते ही थे, वहीं दादी जी बैठ के उनके पास बैठकर बातें कर रही थी। तो दादी जी उनके लिए पानी लेने जाती है। तो जब वापस आती है तो देखती है दादाजी उस पैर में लगे पट्टी को हटा के उस जख्म को एकदम नोच रहे हैं, फाड़ रहे हैं, जैसे उन्हें कोई पेन ही नहीं हो रहा, वो होश में हो ही नहीं। तो भाग के दादाजी को हिलाती है और तब वो होश में आते हैं। तब उन्हें लगता है कि मैं कर क्या रहा था। फिर वो बोलते हैं मुझे बचा लो, वो मुझे लेके जाएगी। तो जब दादी जी ये सुनती है कि इन्हें इतने बुरे सपने आते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाती है और वो कुल देवता जी के पास जाती है और हाथ जोड़ के बोलती है प्लीज़ हमारी मदद करो, इनसे जो भी गलती हुई है माफ़ कर दो। तो एकदम से दादाजी चिल्ला के बोलते हैं जल्दी मेरे पास आओ, मेरा खून बंद हो गया है, मैं ठीक हो गया हूँ। तो दादी जी अंदर जाके देखती है तो इसे कुल देवता का आशीर्वाद ही मानो, दादाजी कुछ हद तक ठीक हो गए थे और उनकी पैर का जो जख्म था वो भी हल्का भर गया था। इस चीज़ को देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये एक कोहराम से पहले की शांति है जो पूरे घर को बर्बाद करने वाली थी। अगले दिन दादाजी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दादी जी बहुत ज़्यादा डर गई। तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया, उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया कि कम से कम उनका टेम्परेचर लो हो जाए। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब
उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी तो उनके सपने में कुल देवता जी आते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे पास 21 दिन है, जो करना है कर लो, जिस भगवान के पास जाना है चले जाओ, जिस तांत्रिक के पास जाना है जाओ, जिस वैद्य के पास जाना है जाओ, तुम 22वें दिन का सूरज नहीं देख पाओगे। तो दादाजी एकदम चिल्ला के उठते हैं और सबको बताते हैं कि मेरे सपने में कुल देवता जी आए थे और ऐसे ऐसे मुझे बोला गया है। तो सब लोग बोलते हैं ये आपकी वहम होगी, भला कुल देवता जी ऐसा क्यों बोलेंगे आपको, और बात को टाल देते हैं। उसके बाद दादाजी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब रहने लगी और वज़न भी कम होते गया। सब लोगों ने उम्मीद खो दी थी कि अब शायद ही दादाजी बचेंगे, क्योंकि दिन में वो अजीब अजीब तरीक़ों से चिल्लाया करते थे कि मुझे ले जाएंगे, वो आ गई है, मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले कैलाश ने मुझे पूरे घर के नक्शे के बारे में बताया था, जो मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटा सा कमरा था, उसके बाहर एक छोटा सा आंगन था, उसके बाहर एक बड़ा आंगन था, फिर पूरे 2000 गज में उनका तबेला था जिसमें गाय और भैंसें बंधा करती थी, और आगे जाके 2 बहुत बड़े नीम के पेड़ थे राइट और लेफ्ट साइड में, जहाँ से एंट्री होती थी। तो दादाजी को लेकर सब ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। वहीं उनकी दादी जी इस चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्टेबल थी कि कैसे न कैसे करके मुझे उन्हें बचाना है। तो आगे पीछे एक तांत्रिक रहा करते थे, वो उनके पास जाती हैं और हाथ पैर जोड़ती है कि प्लीज़ मेरे पति को बचा लो। तो तांत्रिक इस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है। एक सही मुहूर्त देखने के बाद वो बोलते हैं मैं घर में आके सारी चीज़ें देखूंगा, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि वो कुछ ऐसी चीज़ें देख लेंगे वहाँ जो उन्हें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। जब तांत्रिक दादाजी के सिचुएशन को देखने के लिए घर के बाहर पहुँचते हैं, तब उनका ध्यान जो था वो नीम के पेड़ों पे जाता है और वहीं अटक जाता है, जैसे कोई चीज़ थी जो नीम के पेड़ पे या उसके आगे जो उन्हें आगे जाने से रोक रही थी। फिर वो तंत्र विद्या मार के उस रोक को काट के घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो अंदर आने के बाद जो दादाजी थे वो सबसे अंदर वाले कमरे में थे। ये वहाँ जाते हैं, कहते हैं अच्छा मालपुआ बेचता है तू, बहुत अकड़ आ गई है तुझ में। हाँ हाँ, मैं यही सुनता हूँ अपने सपनों में बार बार। यही मैं बता रहा था, तेरे सपने में एक एंटिटी आती है जो तुझे बोलती है मालपुआ मत बेचा कर, तू बेचना छोड़ दे, बहुत घमंड हो गया है तुझे। दादाजी की ये सिचुएशन आ गई थी कि वो मालपुए की रेसिपी भूलना स्टार्ट कर दिए थे। वहाँ पे जो तांत्रिक थे वो बोलते हैं मैं कल आऊँगा, कल शुभ दिन है, मैं पूजा करूँगा, कल हम उस एंटिटी को बाहर निकालेंगे। तो ये चीज़ सब सुन रहे थे कि एंटिटी, कैसी एंटिटी? कैलाश ने बताया कि दादाजी बताते थे कि उन्हें इतना तेज़ दर्द होता था छाती में जैसे कोई उन्हें पिन चुभ रहा हो। वो बार बार चिल्लाते थे और बोलते थे मुझे बहुत दर्द हो रहा हो। कैसे न कैसे करके वो रात निकलती है और अगली सुबह वो तांत्रिक अपने साथ सारी ज़रूरतमंद सामग्री लेके आते हैं। अंदर जाते हैं, लोटा उठाते हैं, उसके अंदर लौंग, इलायची, राई के दाने और बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है और हाथ में रखते हैं वो मूंग के दाने। और दाने जो हैं वो कलश में डाल देते हैं। जब वो अपनी पूजा पाठ, अपनी मंत्र विद्या स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है, वो जो कलश होता है वो अचानक से पलट जाता है। उसमें से जो मूंग के दाने थे वो धीरे धीरे बाहर खिसकने स्टार्ट हो जाते हैं अपने आप। तो तांत्रिक जो थे वो एकदम से चिल्ला के बोलते हैं ये मूंग के दाने को पकड़ो, अगर एक भी दाना बाहर चला गया तो लगे हाथ तुम्हारे दादाजी भी यहीं एक्सपायर हो जाएंगे। तो सब के सब उस मूंग के दाने को जैसे तैसे एक्टिव होके उठाना स्टार्ट कर देते हैं, जिनसे जैसे पॉसिबल होता है। तांत्रिक अपनी विद्या स्टार्ट करते हैं। वहाँ सिचुएशन इतनी ज़्यादा हेवी हो गई थी कि तांत्रिक खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। तब उन्हें अचानक से एक विजिबिलिटी आती है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं बाहर नीम की पेड़ की तरफ और धीरे धीरे चल के जाते हैं और बोलते हैं बाहर कोई नहीं आएगा, सिर्फ दादाजी आएंगे मेरे साथ।
वो बाहर जाते हैं और नीम के पेड़ के पास पहुंच के वो दादाजी को बोलते हैं खोदो। तो दादाजी बोलते हैं मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं झुक नहीं पाऊँगा। उसके बाद तांत्रिक बोलते हैं तुम्हें ही खोदना होगा इसे, तुमको खोदना ही होगा, चलो जल्दी खोदो इसे। तो वो कैसे ना कैसे करके 15 से 20 मिनट में उस जगह को खोदते हैं। तो उसके अंदर से निकलती है एक गुड़िया, एक आटे की गुड़िया। उसके ऊपर 2 पन्नियाँ थी। तो वो पन्नियों को खुलवाने के बाद देखा जाता है कि वो गुड़िया के ऊपर 21 पिन लगी हुई थी, 21 पिन्स, जो एक्चुअली में धीरे धीरे करके चुभाई जाती थी, जो दादाजी को एक्चुअल में दर्द देती थी। फिर सबको बोला जाता है आ जाओ बाहर, मिल गई गुड़िया। तो सब बाहर आ जाते हैं, देखते हैं दादाजी की जो हालत थी वो इस गुड़िया ने कर रखी थी। तो सब बोलते हैं इसे ठीक कैसे करा जाए। तो तांत्रिक को तो ये सारी विजिबिलिटी आ गई थी कि किसने ये सब किया था। वो बोलते हैं इस पिन को दादाजी को ही निकालना होगा, जैसे जैसे ये पिन निकालेंगे उन्हें वैसे ही दर्द होगा। तो दादाजी एक एक करके पिन बाहर निकालते हैं और एक पिन निकालने पे उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता था और बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे वो। तो बहुत कष्ट करके 21 पिन्स बाहर निकालते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और तांत्रिक उस गुड़िया को किसी धारदार चीज़ से 3 टुकड़ों में काट देती है और फिर उसे जला देते हैं। ये होने के बाद दादाजी जो थे वो इन सब चीज़ों से मुक्त तो हो गए थे, लेकिन वहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन रह गया था कि आखिर ये एक्टिविटी वहाँ पे की किसने थी। पहली बात तो ये जो कैलाश ने मुझे बताया था कि दादाजी को ठीक होने में 5 से 6 महीने लग गए थे और उन्हें पूरी तरह से रिकवर होने में लगभग 1 साल लग गए थे। तो 1 साल के बाद जब दादाजी उस तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक ने वहाँ पे ऐसा जवाब दिया कि उसे सुनने के बाद सारी कड़ियाँ सामने आ गई कि किसने ये किया था। तो तांत्रिक ने बताया कि मैं किसी को तो नहीं बताता हूँ, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि ये सब किसने किया था। तो तांत्रिक जी बोलते हैं ये सब उसके बाद हुआ था जब आपने कहीं पे किसी इंसान के घर जाके एक वाइट कलर की मिठाई खाई थी, उन्हीं का किया धरा सब है। और उन्हें याद आता है कि ओहो ये वही 300 वाला इंसान है जिसने ये किया। और फिर उसके बाद तांत्रिक बोलते हैं उनसे कभी झमेला मत कीजिएगा, उन्हें ब्लैक मैजिक आता है, वो फिर से कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कोई इंसान सिर्फ 300 रुपये के लिए इतना नीचे गिर सकता है कि किसी इंसान की जान लेने पे आ सकता है। तो ये थी आज की कहानी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, किसी अनजान के यहाँ पे उसके हाथ से कुछ ना खाएं। अब अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटी लेके आता रहता हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे अपने ऑडियो के थ्रू। मैं नरेट करूँगा उसे अपनी वॉइस में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।